हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। 1994 में एक फिल्म आई थी फॉरेस्ट गंप। हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक इसमें लीड रोल में थे। इस फिल्म में टॉम हैंक एक ऐसे इंसान के रोल में थे जिसका आईक्यू थोड़ा कमजोर होता है और बचपन में उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत थी। वो अपने हालातों से लड़ता है और फिल्म के एंड तक लो आईक्यू रखने वाला ये इंसान दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये फिल्म सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ एक इंसान की जर्नी नहीं थी, ये जर्नी थी एक नेशन की। इस फिल्म में कई हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ फॉरेस्ट गंप का एनकाउंटर दिखाया गया है, जैसे 1950 की वियतनाम वॉर, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ फॉरेस्ट गंप की मुलाकात और ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन। दरअसल 1950 से 1980 के बीच एज अ नेशन ये अमेरिका की जर्नी थी कि कैसे ये देश बदलावों के दौर से गुजरता गया। कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अमेरिका का टकराव होता है और ब्लैक एंड व्हाइट के फर्क को खत्म करने के लिए इस देश को लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो लड़ाई जो अब तक जारी है। इसलिए फॉरेस्ट गंप की ये जर्नी अमेरिका की जर्नी थी। इसी फिल्म का हिंदी रीमेक बना लाल सिंह चड्ढा नाम से, जिसमें फॉरेस्ट गंप बने थे आमिर खान। हालांकि फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन लाल सिंह चड्ढा की जर्नी थी इंडिया की जर्नी। लेकिन हम इस फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट गंप की स्टोरी सिर्फ अमेरिका की नहीं, हर उस देश की कहानी है जिसने लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा और कई चैलेंजेस का सामना किया। जैसे आज़ादी के बाद इंडिया ने कई चैलेंजेस देखे। फॉरेस्ट गंप फिल्म का एक ओपनिंग डायलॉग है जिसमें फॉरेस्ट गंप कहता है कि उसकी माँ ने बताया था कि लाइफ एक चॉकलेट बॉक्स की तरह है जिसमें सब कुछ मीठा है और टेस्टी भी, लेकिन आपके हाथ में क्या आएगा ये आपको नहीं पता। ठीक वैसे ही आज़ादी का एहसास हमारे लिए मीठा तो था, लेकिन आगे देश का क्या होगा किसी को नहीं पता था। अब फॉरेस्ट गंप लो आईक्यू और अपने पैरों पर खड़े न हो सकने की कमजोरी के साथ पैदा हुआ। उसे भी नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है। ठीक वैसे ही आज़ादी के बाद एक नए देश के तौर पर इंडिया के पास भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट गंप की तरह पहले हमने धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर तरक्की की राह पर दौड़ना शुरू किया और फिर हम दुनिया के बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंस्पिरेशन बन गए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसे देश से गरीबी हटाकर लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देनी है। लेकिन अब सवाल था कि ये काम इंडिया को करना कैसे है। इसके लिए इंडिया को ये डिसाइड करना था कि वो किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम अपनाए। किसी भी तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना जरूरी था, जैसे कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज देश को प्रोड्यूस करने चाहिए। दूसरा कि ये गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, मतलब प्रोडक्शन के लिए मशीन का यूज करना बेहतर रहेगा या ह्यूमन लेबर का यूज किया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि इन गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, मतलब देश के लोगों तक ये कैसे बांटे जाएंगे। जब इन क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है तो तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम से हमारा सामना होता है, एक कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब तीनों इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग तरह से काम करते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर्स के पास होती है और वो वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी डिमांड हो, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उन्हें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो देखते हैं परचेजिंग पावर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर देखकर किया जाता है, यानी कोई भी फैसिलिटी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लोग इसे खरीद सकते हैं। मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर को लग्जरी कार बनाने में ज़्यादा फायदा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कार नहीं बल्कि सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक्स की ज़रूरत है, तो कैपिटलिस्ट मार्केट लोगों की ज़रूरत को डिमांड ही नहीं मानेगा, क्योंकि गरीबों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। इसी तरह अगर लोगों को सस्ते घरों की ज़रूरत है तो ये ज़रूरत भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि गरीबों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तो कुल मिलाकर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों के बीच होगा जिनके पास पैसा होगा। दूसरा इकोनॉमिक मॉडल होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल। अब इस मॉडल में गवर्नमेंट डिसाइड करती है इनकम रेगुलेशन, यानी क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे, उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सोशलिस्ट मॉडल का एम होता है लोगों के बीच इक्वालिटी लाना। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ये देख कर किया जाता है कि उस वक्त देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि ये देखकर कि सिटीजन उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सिटीजन्स को हाउसिंग स्कीम्स
फ्री हेल्थ केयर और फूड स्कीम्स के जरिए जरूरी चीजें कैसे प्रोवाइड करवाई जाए। सोशलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होती है, यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें सरकार और मार्केट दोनों डिसाइड करते हैं कि देश में इकोनॉमिक आउटकम क्या होगा, यानी गवर्नमेंट और मार्केट दोनों डिसाइड करते हैं कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, कैसे प्रोड्यूस होंगे और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दुनिया की ज़्यादातर इकोनॉमीज इसी मॉडल को फॉलो करती हैं। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां इतनी डाइवर्सिटी और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसलिए यहाँ ना तो एक्सट्रीम सोशलिस्ट और ना ही एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जा सकता है। इसीलिए आज़ादी के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर के बीच बैलेंस बिठाया जा सके। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ इंक्लाइन था, क्योंकि मेजर इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट के हाथ में रखी गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ने का मौका दिया गया। इकोनॉमिक मॉडल तो डिसाइड कर लिया गया, लेकिन ये अप्लाई कैसे होगा, इसके लिए इंडिया को करनी थी प्लानिंग। अब प्लानिंग करते वक्त ये देखा जाता है कि कंट्री के पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं और हमें इकोनॉमिक आउटपुट क्या चाहिए। रिसोर्सेज को देखते हुए जो इकोनॉमिक रिजल्ट हमें चाहिए था, उसके लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, जिन्हें एक तय किए हुए वक्त में अचीव करना होता है। इंडिया को जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी, उसे अचीव करने के लिए बनाए गए 5 ईयर्स प्लान, यानी 5 वर्षीय योजना। इसके लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया और इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू की लीडरशिप में यहाँ से 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई। इसी प्लानिंग कमीशन का नाम 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब आज़ादी के बाद हमारे 5 ईयर्स प्लान के गोल रखे गए ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब है कि इंडिया में उस साल जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का बढ़ना यानी देश की ग्रोथ होना। यहाँ एक वर्ड आता है स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक कंपोजिशन। अब जानते हैं कि ये क्या होता है। हमारे देश के 3 मेन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर जीडीपी में कितना % कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। मतलब इन सेक्टर्स की ग्रोथ हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, यानी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है। नेक्स्ट गोल था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी और नई बीज का इस्तेमाल करना। इसके अलावा सोसाइटी में भी मॉडर्नाइजेशन लाना, जैसे एजुकेशन को बढ़ावा देना, मेन एंड वुमेन के इक्वल राइट्स पर काम करना, कास्टिज्म के फ़र्क को दूर करना। अब तीसरा गोल था सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। अब इसके लिए ज़रूरी था जो सामान इंडिया में प्रोड्यूस किया जा सकता है, कम से कम वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करें। जैसे कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए हमें बहुत सा अनाज दूसरे देशों से लेना पड़ता था, यानी फूड सप्लाईज के लिए हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थे और किसी नए आज़ाद देश के लिए ये डिपेंडेंसी ठीक नहीं थी। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों की फूड डिमांड को देश में ही अनाज उगाकर पूरा कर लिया जाए। इसीलिए पहले 7 5 ईयर्स प्लान के मेन गोल्स में से एक था सेल्फ डिपेंडेंट बनना। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी का मतलब होता है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना। अब कई बार इक्विटी और इक्वालिटी जैसे वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे इक्वालिटी के नाम पर आपने सबके लिए जूते बनाए, क्योंकि सभी को जूतों की जरूरत है। सरकार ने कहा कि हमने तो सभी के लिए शूज का प्रोडक्शन किया है और कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जूतों का प्राइस ये देख कर तय करना है कि उसे सभी खरीद सके, और ये भी देखना है कि कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स शूज की जरूरत है तो कुछ लोगों के लिए फॉर्मल शूज की। इसीलिए प्रोडक्शन दोनों तरह के शूज का होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाने होते हैं जिसमें सभी के लिए फीस भी बराबर हो और हर क्लास का इंसान इसे अफोर्ड कर सके, और अगर नहीं कर सकता तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। और हाँ, एजुकेशन का लेवल भी सभी के लिए सेम हो, ताकि अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने का सभी को बराबर मौका मिल सके। अब ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस जैसे गोल्स अचीव करने से देश की तरक्की तो हो सकती थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी की लाइफ इम्प्रूव हो सके। इसीलिए इन गोल्स को अचीव करने के साथ
इक्विटी की प्लानिंग भी ज़रूरी थी। मतलब डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को ना मिले बल्कि गरीब लोगों तक भी पहुँचे और गरीब अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर को पूरा कर सके। तो कुछ इस तरह इंडिया ने आज़ादी के बाद अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन गोल्स के साथ शुरुआत की, जिन्हें अचीव करने में वक्त तो लगा, लेकिन हमने अपनी आत्मनिर्भरता को काफ़ी हद तक अचीव कर लिया था। अब इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेकर आई। अब ये स्कीम्स कैसे लागू की गई, कुछ स्कीम्स का फायदा हुआ तो कुछ फैसले बदलने भी पड़े। अगर आप इन स्कीम्स और इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पर और भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।